Hello everyone. So here we are back with another video from our history text. So we were going on with the making of global war, right? So this is the third part of our video or lecture. Well, listen. Okay. So before starting in today's class, I have some teasers for you. चलो अपने ब्रेन्स को टीज करते हैं पहले इनसे. तो एक और चीज़ ना, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगा लेना. अगर मैंने ये क्वेश्चंस दिए तो मतलब चैप्टर में कहीं होंगे, तो प्लीज़ डायरेक्ट गूगल करके मुझे आंसर्स नहीं चाहिए. थोड़ी मेहनत करो, अपनी हिस्ट्री टेक्स्ट जो है उसको स्टार्टिंग में रीड करो, याद करो, चैप्टर को रिकॉल करो. मैंने बताया था कि जो सिल्क रूट थी, लोग उसका यूज़ क्यों लिया करते थे, लोग ग्लोबलाइजेशन क्यों करते थे, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, फॉर द एक्सचेंज ऑफ कैपिटल, फॉर द एक्सचेंज ऑफ फूड और ट्रांसपोर्टेशन, है ना. तो जो ट्रैवलिंग हुआ करती थी, तो अगर वो आप स्टार्टिंग वाला टेक्स्ट पढ़ते हो वहाँ पे एनसीईआरटीज़ में, तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे. तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है वो समझ लो. और प्लीज़ आई स्टिल रिक्वेस्ट यू कि एनसीईआरटी बुक्स को गो थ्रू करो, उन्हें रीड करो और उसके बाद इन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करना. सो टॉकिंग विद द फर्स्ट थिंग, द टर्म एल्डाडो इज़ यूज्ड फॉर. ये जो टर्म एल्डाडो है वो किसके लिए यूज़ की जाती है? तो आप लोगों ने ना एक स्टोरी सुनी होगी या कोई मूवीज़ वगैरह में भी सुना होगा इस चीज़ को, एल्डाडो द फेबल सिटी ऑफ गोल्ड. तो इसके लिए ना सो कॉल्ड लाइक ऐसे अजाम्पशंस माने जाते हैं कि यहाँ पे जो बोलते हैं ना राजा वगैरह कुछ थे, उन्होंने अपना मतलब सोना यहाँ पे, खजाना जो यहाँ पे छुपा करके रखा हुआ है. ठीक है. और इसमें भी जैसे होता है ना कि लाइक लोगों के साथ अपने सुपरस्टिशियस होते हैं, तो इस एल्डाडो में कोई भी पर्सन जाता है तो ज़िंदा वापस नहीं आता. ठीक है. तो ये पूरी स्टोरी है, एडवेंचर वाली सी चीज़ जो है. तो ये जो एल्डाडो है, ठीक है, फेबल सिटी ऑफ गोल्ड जो है, तो वैसे तो मैं इसका आंसर बता चुकी हूँ कि द टर्म एल्डाडो इज़ यूज्ड फॉर द फेबल सिटी ऑफ गोल्ड. तो आप इसमें पूरा इसको स्टडी करोगे और मुझे इसकी साथ में लोकेशन भी बताओगे कि ये एल्डाडो तो नहीं बोला जाता है. ठीक है. इसका एक अजम्पशन माना हुआ है कि इस पर्टिकुलर प्लेस को एल्डाडो के नाम से एसोशिएट किया गया. तो जो टर्म एल्डाडो है वो कौन सी प्लेस को बोला जाता है, मतलब अगर आप उसे देखोगे करंट वर्ल्ड मैप में ढूंढने की कोशिश करोगे तो वो प्लेस कौन सी है. ठीक है. तो कौन सी कंट्रीज़ का कॉम्बिनेशन है, कौन सी दो प्लेसेस का कॉम्बिनेशन है, या किसी सिंगल कंट्री को हम कहते हैं. तो ये पूरा तुम पढ़ोगे और फिर मुझे आंसर्स दोगे कमेंट्स के अंदर. सेकेंड, सिली क्या ये सिसिली. ओके. सिसिली जो है एट प्रेजेंट इज़ अ पार्ट ऑफ विच कंट्री. सिसिली जो है वो आज कौन सी कंट्री का पार्ट है. काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस अपनी एनसीईआरटी से गो थ्रू करो, आंसर्स मिल जाएंगे सारे. ओके. तो मूविंग अहेड, आगे हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं. तो वर्ल्ड वॉर 2, मतलब इससे पहले याद करो, अगर चैप्टर आप रिकॉल करते हो तो पिछले क्लास के अंदर हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर पढ़ा था. उसके डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स देखे थे कि वो क्या था, ग्लोबल वॉर थी, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हम पे भी था, इंडिया पे भी देखा था हम लोगों ने, और ग्लोबल इकोनॉमी में कैसे उसने द ग्रेट इकोनॉमिकल डिप्रेशन ऑफ 1929 एंड 30 ले आया था. अब इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, दैट इज़ अबाउट द वर्ल्ड वॉर 2. So it broke out in 1939, which went for 6 long years, and it ended in 1945. It was more destructive than the World War 1. ठीक है. अब पहले इसमें भी पावर्स, अब वही चीज़ जो मैंने पहले वर्ल्ड वॉर 1 से पढ़ाने से पहले बोली थी कि जिन भी लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 की वीडियोस नहीं देखी है अभी तक, जाओ पहले उस वीडियो को देखो. ठीक है. उससे समझो कि एक्चुअली वर्ल्ड वॉर के 2 या फर्स्ट क्या चीज़ थी. फिर अगर तुम इसको पढ़ने की कोशिश करते हो तो बहुत ईजिली आ जाने वाला है. ओके. तो जब मैं वर्ल्ड वॉर 2 की बात करती हूँ तो यहाँ पर भी ऑफकोर्स जो लड़ाई होती है वो 2 पावर्स के बीच में होती है. तो यहाँ पावर्स कौन सी थी? एक्सिस एंड अलाइज. एक्सिस में वही कंट्रीज़ थी, जापान, जर्मनी एंड इटली. अब ये थोड़ा सा चेंज था. वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर इटली जो था वो एलाइज की तरफ से लड़ रहा था, और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर इटली एक्सिस की तरफ से लड़ता है. ठीक है. और इधर था अलाइज के अंदर रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूएसए. दिस वॉर इज़ ऑल्सो नोन एज टोटल वॉर. इसका मीनिंग मैं पहले से समझा देती हूँ. पहली चीज़ तो इसको टोटल वॉर बोलने का रीज़न क्या था, क्योंकि इसमें कोई भी पर्सन सेफ नहीं था. ठीक है. उसके अंदर सभी पर्सन्स जो थे वो इन्वॉल्व थे. मतलब लाइक अगर मैं बोलूँ कि कॉमन मैन भी होगा, फार्मर भी होगा, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस वॉर्स के साथ एसोसिएटेड था. और सेकेंड मैनर में बोला जाता है कि यहाँ पर जो लड़ाई हुई थी एयरवेज से भी हुई थी, वाटरवेज से भी हुई थी और लैंडवेज से भी हुई थी. तो तीनों मीन्स से हुआ था. तो इस वजह से इसको इन लोगों ने क्या बोलती है, टोटल वॉर बोला है. इट वॉज फॉट ऑन लैंड, एयर एंड वाटर, इसलिए इसका क्या नाम है, टोटल वॉर. उसके आगे क्या लिखा है हमारे पास,
ओके, मैनी बिग सिटीज़ वर रिड्यूस टू एशेस। अगर आप देखोगे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में रिकॉल करो, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था, ख़त्म हो गया था ना बिल्कुल। तो बहुत सारी जो न्यू पावर्स, इकोनॉमिकल स्टेट्स बोल सकते हैं हम लोग, जो उभर करके आए थे यूरोप के अंदर, अब वो वापस से बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। ठीक है, मोर देन 6 करोड़ पीपल्स डाइड एंड मेनी गॉट इंजर्ड। अब इसका डिस्ट्रक्शन तो बोला है ना कि वर्ल्ड वॉर 1 से भी ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ लगभग 2 करोड़ लोग थे, यहाँ 6 करोड़ लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ खो ली। 2 साल ज़्यादा भी चली है यहाँ की लड़ाई। अब यूएसए ने क्या किया था इस वॉर के अंदर, जस्ट अ मिनट, यूएसए ने इस वॉर के अंदर एटॉमिक बॉम्ब्स का यूज़ किया था। याद है जापान वाली स्टोरी, हिरोशिमा नागासाकी। तो इसकी वजह से केवल ह्यूमन स्ट्रक्चर को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, ह्यूमन स्ट्रक्चर को तो ऑफकोर्स डिस्ट्रक्शन हुआ ही था, उसके साथ में हमें इकोलॉजिकल और एनिमल डिस्ट्रक्शन भी फेस करना पड़ा था। फाइनल कंक्लूजन क्या था इस वॉर का कि अलाइज जीत गए थे और फिर से यूएस जो था वो सुप्रीम पावर हो गया था। मतलब इस टाइम पे भी स्टार्टिंग में भी वही चीज़ हुई थी कि यूएस जो था वो वॉर में इन्वॉल्व होना नहीं चाहता था, पर फिर वो वॉर में आ जाता है। ठीक है, और वो को सुप्रीम अथॉरिटी डिक्लेयर कर देता है। लास्ट उसका अटैक ही, लास्ट जो वॉर ख़त्म होती है वो हिरोशिमा नागासाकी पर अटैक करके होती है। तो अब वर्ल्ड वॉर 2 से जो लोग थे वो बहुत, जितने भी इकोनॉमिस्ट वगैरह थे, पॉलिटिशियंस थे, वो ये चीज़ समझ चुके थे। ठीक है, कि अब इम्पॉर्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, अब लड़ाइयाँ क्यों होती थी ये भी चीज़ समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब लोगों के पास अच्छा खासा खुद डेवलप होंगे तो उनके दिमाग में कीड़ा आ जाएगा कि यार मतलब हम क्या करते हैं, हमारे पावर को एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ फुल मतलब एक आप एक कंट्री की और ग्लोबल, उस टाइम पे डिप्रेशन वगैरह का जो ड्यूरेशन था, सॉरी, तो अभी टाइम क्या हो रहा है, रात के 11:30 बज रहे हैं। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूँ, इम्पॉर्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब उस टाइम पे जो इकोनॉमिस्ट थे वो दोनों वॉर से कुछ चीज़ें समझ चुके थे। इम्पॉर्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट्स इन द मार्केट। इंटरवेंशन मतलब ये मैं दोनों चीज़ समझाती हूँ तुम लोगों को कि मतलब वहाँ जो वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, उसने गवर्नमेंट को, पीपल को, इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियंस को एक चीज़ तो बहुत अच्छे से क्लियरली समझा दी थी। क्या चीज़ थी? पहली चीज़ कि अगर आपका मतलब अगर आपको डेवलपमेंट करवाना है, ठीक है, अगर आपको अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करनी है तो वहाँ का मार्केट बहुत अच्छे से चलना चाहिए। ठीक है, मतलब जो हम बोलते हैं ना कि आप याद करो डिप्रेशन के बाद क्या हो गया था, सरप्लस चीज़ें प्रोड्यूस हो गई थी और उसे खरीदने वाला नहीं था, तो मार्केट एक्टिविटीज़ वहाँ पे बंद हो गई थी। तो मार्केट एक्टिविटीज़ हमेशा चालू रहनी चाहिए। मार्केट एक्टिविटीज़ कैसी होगी? लोगों के पास पैसा होगा तभी तो खरीदने जाएंगे, और खरीदने पैसा क्या कहाँ से आएगा, सॉरी, पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आएगा? एम्प्लॉयमेंट होगा तभी तो आएगा ना। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट समझ में आ गया था कि अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट होगा, पॉवर्टी होगी, तो खाली बैठे क्या करेंगे? लड़ाइयाँ करेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आ गया था इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट्स इन द मार्केट। अब ये चीज़ें आ रही थी कि जहाँ लाइक अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे राजा वगैरह जो थे वो खुद को, या डिक्टेटर्स जो थे वो खुद को क्या बोलते थे, मतलब सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ पावर्स माना करते थे, और वो मार्केट को अपने तरीके से मतलब मोनोपोली चला करके वो मार्केट को कंट्रोल किया करते थे। तो अब यहाँ पे ज़रूरत थी कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो मार्केट्स में। तो जो अपना मतलब बोलते हैं ना कि अब जैसे आपने भी देखा होगा मार्केट के अंदर कि बहुत सारे ऐसे गुड्स होते हैं, ठीक है, तो कंपनीज क्या करती है, उसको बहुत ज़्यादा उसको महंगे में बेच रही होती है। तो यहाँ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उसी एक्सप्लॉयटेशन से रोकने के लिए, मतलब ये एक पूरा मार्केट कंट्रोल से रोकने के लिए, जैसे ब्रिटिशर्स थे, हमारी यहाँ की गवर्नमेंट जो थी वो इग्नोर कर रही थी। तो अगर हमारे यहाँ पे उस टाइम पे गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स के मार्केट को अगर कंट्रोल कर पाती है, उसमें ध्यान देती, दखल अंदाजी करती, तो मे भी शायद हम लोग इतने लंबे ईयर ड्यूरेशन के लिए कॉलोनी बनी हुई नहीं रहते। सो दैट इज़ व्हाट यहाँ पे समझाने की कोशिश की थी। तो अब 2 लड़ाइयाँ पहले से हो चुकी थी, ठीक है, और अब जिस तरह से कोल्ड वॉर चल रही थी, मैंने आपको बताया भी था, हम लोगों ने जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म की थी, कि अब ब्रिटेन और रशिया के बीच में एक तरह का कोल्ड वॉर जैसा इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट हो गया था। ठीक है, इवन लोगों को डर था कि कहीं ना कहीं थर्ड वॉर शुरू ना हो जाए। और एक सबसे नेगेटिव चीज़ वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हुई थी कि वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ किया गया था। तो न्यूक्लियर वेपन्स का मतलब अगर हम देखिए तो आज भी वहाँ पे मतलब ठीक है, आज भी जो लाइक अगर हम देखें वहाँ की जो इकोलॉजी है, वहाँ का जो सिस्टम है, पूरा इन्वायरमेंटल सिस्टम जो हम बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब मिलता है। काफ़ी टाइम तक ऐसा था कि जो बेबीज़ बॉर्न हो रहे थे वहाँ पे जापान वगैरह में, ठीक है, तो उनमें कुछ ना कुछ मतलब लाइक इन्फेक्टेड थे वो लोग उस न्यूक्लियर एनर्जीज़ की वजह से।
ओके तो कहीं वापस से न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ ना हो, ह्यूमन लाइफ को कहीं और ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। तो इसके लिए क्या होता है, ब्रिटेन वुड्स की कॉन्फ्रेंस होती है। कहाँ होती है ब्रिटेन वुड्स की कॉन्फ्रेंस? यूएस में न्यू हैम्सपर में होती है। कब होती है? 1944 में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि दो इंटरनेशनल यूनिट्स इस्टेब्लिश की जाती है, एक आईएमएफ और एक आईबीआरडी। ठीक है, अब ये क्या थे, मतलब आप समझ सकते हो, दो ट्विंस थे ब्रिटेन वुड्स के, जो अब इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज़ को मॉनिटर किया करते थे। इट गेव बिग बूस्ट टू द वर्ल्ड ट्रेड, इट कंट्रोल्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट हेल्प इन स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी। मोस्ट ऑफ द एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ जो थी वो पहले कॉलोनीज हुआ करती थी ब्रिटिश एम्पायर की, राइट। तो इनके आने के बाद में, मतलब अभी आपने देखा होगा, मतलब कि क्या होता है कि अब जैसे चाइना वाली सिचुएशन अगर हम देख रहे हैं, तो चाइना जो है वो हमसे लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना बीच में अमेरिका कैसे फट से बोलता है, सुना होगा तुम लोगों ने, ठीक है, कि चाइना ने, अमेरिका बोलता है कि मैं इन दोनों में मतलब बातचीत करवा दूंगा, फ्रेंडशिप करवा दूंगा। सो दैट इज़ व्हाट, इसी ये काम होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब कोरोना की जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, जो कोरोना अगर माना जाता है कि चाइना ने स्प्रेड करवाया है, तो उसके लिए पूरी यूएन काम कर रही है, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि कहीं एक्चुअली चाइना ने तो इस कोरोना को नहीं स्प्रेड करवाया जानबूझ के। ओके, तो मतलब आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि उस टाइम पे क्या होता था कि एक पावरफुल कंट्री दूसरे वीकर कंट्री पे, बैकवर्ड कंट्री पे अपना डोमिनेंस गेन कर लेती है। तो उसी चीज़ को अब ह्यूमंस को प्रॉपर, मतलब कोई कंट्री ज़्यादा, मतलब ऐसे किसी को कॉलोनी वगैरह ना बना ले, किसी का मिसयूज़ ना कर ले, तो इसीलिए हम लोग ऐसे इंटरनेशनल यूनिट्स बनाते हैं। सो दे सफर्ड फ्रॉम पॉवर्टी। अब आपको भी पता है कि जो कॉलोनीज आई थी वो क्या करने थे, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। वो एक्सप्लॉयटेशन अगर करके चली जाएगी तो पीछे जो एशियनिक कंट्रीज रह गई थी, इंडिया इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो हम लोग जस्ट जब इंडिपेंडेंट हुए थे तो उसके बाद में हम लोगों ने पॉवर्टी फेस की थी। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा 5 ईयर प्लान इनिशिएट करके अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को सुधारा था उस टाइम पर। ओके, तो ब्रिटेन वुड्स का तुम्हें सिनेरियो समझ में आ गया, ठीक है। अब ब्रिटेन वुड्स जो था वो उस टाइम पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स को फॉलो किया करता था, ठीक है। मतलब जैसे अगर मैं मानूँ कि गोल्ड के बदले में अगर आपको, मतलब अगर आज देखोगे तो आपने सुना होगा कि हमें $1 के एक्सचेंज में, ठीक है, अगर हम $1 पे, अगर हमें पे किया, हम पे करते हैं तो उसके बदले में हमें 70 to 75, 80 के बीच में हमें इंडियन करेंसी देनी पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होती है, और अगर आप इसको 1 महीने बाद देखोगे, 2 महीने बाद देखोगे, तो ये फ्लक्चुएट करेगी। आई एम सॉरी, ठीक है, तो वो फ्लक्चुएट करेगी। पर उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। जब 1944 के अंदर ब्रिटेन वुड्स की कॉन्फ्रेंस हुई तो वो फॉलो क्या करता था, फिक्स एक्सचेंज रेट, जहाँ पर यूएसए की करेंसी जो थी वो फिक्स होती थी। मतलब अगर आपको यूएसए की करेंसी खरीदनी है, तो $1 खरीदना है, तो उसके बदले में आपको लाइक 80, 90 जो भी एक फिक्स अमाउंट होता था वो चूज़ कर लिया जाता था। वो डेली बेसिस पर लाइक बोलते ना, चेंज नहीं होता था। फॉलोड बाय ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन। समझ में आ गया। फिर बहुत टाइम बाद में, अभी आप आगे देखने वाले हो कब, फिर बाद में वो लोग क्या करते हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को जो अडॉप्ट कर लेते हैं, जहाँ पे करेंसीज जो है वो डेली क्या होती है, चेंज होती जाती है। और आज भी यही वाला सिस्टम चल रहा है। ओके, कमिंग टू दी नेक्स्ट। तो आफ्टर 1970s ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन जो थे वो अबॉलिश हो गए थे, ठीक है। मतलब अबॉलिश में आप कैसे क्यों समझ रहे हो कि मैम उनको अबॉलिश करने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी। मतलब अगर आप देखोगे तो अब इसमें भी अगर आप देखोगे आईएमएफ वगैरह जो थे, मतलब इसको आप किस तरह से समझने की कोशिश करोगे। बस इतना बेसिकली ध्यान रखो कि ये एबॉलिश हो गए थे, यूएन वगैरह थे, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस वाला का जो ऑर्गेनाइजेशन था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। आज वो प्रॉपर्ली वही वर्क कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक वगैरह हुआ ये काम कर रहे हैं। तो इन लोगों ने फिर बाद में क्या एक्सचेंज मतलब अडॉप्ट कर लिया था, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स इंट्रोड्यूस कर ली थी। तो अब after 1970s, I think I've done some mistake here. After 1917, Bretton Woods institutions had adopted या abolished fixed rates होना चाहिए. I think so it will be. Okay. Just a minute, let me check and read these things. I might be doing some of the minute mistakes. Please excuse me. So okay, this is a correct thing. Okay. तो 1970s तक आते आते ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस ने अपनी वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वाली पॉलिसी को अबॉलिश किया था केवल, और उन्होंने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया था। ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस अबॉलिश्ड नहीं हुए थे। प्लीज़ मेक अ क्विक करेक्शन हियर। ओके, फिर इसके बाद में कुछ शायद
कुछ चीज़ें तो बिल्कुल नहीं बची है। अगर आप इस चैप्टर को ओवरऑल देखते हो तो मुझे, अगर मैं कंपैरेटिव करूँ, चलो मानते हैं कि हम उस चैप्टर को कि सीबीएसई में नहीं आ रहा, पर ठीक है एनटीएससी के बेसिस से मुझे क्यों इंपॉर्टेंट लगता है कि वर्ल्ड वॉर 1 यहाँ पर आई है, वर्ल्ड वॉर 2 आई है, स्पेशली जो इसमें ब्रिटेन वुड्स वाली कॉन्फ्रेंस वाली जो चीज़ें आई हैं ना, जो इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे सेटअप किए गए, ठीक है, ये इंस्टीट्यूशंस के बारे में डिटेल्स बिल्कुल याद कर लेना। जैसे अगर वर्ल्ड बैंक की हम बात करें, यूनाइटेड नेशंस की बात हम करें, ठीक है, आईएमएफ वगैरह की बात करिए, कब स्टैब्लिश हुए थे इनके, अगर हम बोले तो जो मेन सेंटर्स बोलते हैं ना हम लोग, इनके कैपिटल सेंटर्स कहाँ हैं, तो और उसमें हेड चेयरमैन वगैरह कौन है, ये मतलब कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है। चलो चेयरमैन जैसी चीज़ें तो हम फिर भी इग्नोर कर सकते हैं, पर ये इंस्टीट्यूशन कब स्टैब्लिश हुए थे और इनका मेन हेड सेंटर, हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके एनटीएससी में पुट अप होने के पॉसिबिलिटीज़ होती है, तो उस रेफरेंस में इस चैप्टर को पढ़ना है। बाकी अगर आप केवल सीबीएसई का कॉन्ट्रास्ट में इसको पढ़ना चाहते हो तो एंजॉय करो, ये चैप्टर नहीं पूछा जाएगा तुमसे। बाकी काफ़ी इजी चैप्टर था, कॉन्सेप्ट्स भी आई थिंक जो सारे क्लियर हो चुके होंगे। एंड फॉर स्टिल या फर्दर डाउट्स कमेंट सेक्शन इज़ अवेलेबल। ओके, वो डिसेबल्ड नहीं हुआ है उन बच्चों को मैं बता दूं जो अभी तक कमेंट्स नहीं करते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका आंसर नहीं बताते हैं, उनके लिए कि अपनी टाइपिंग स्किल्स यहाँ पर बताओ, तुम्हें मौका मिला है अपनी टाइपिंग स्किल्स बताने का, वो यहाँ पर बताओ। कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, उसे हमने डिसेबल नहीं करके रखा है, वहाँ जाकर के कमेंट्स करो, आंसर को गूगल नहीं करना है, एनसीईआरटीज़ में ढूंढो, ठीक है, स्टार्टिंग पेजेस में ही तुम्हें मिल जाएगा। सो द चैप्टर इज़ ओवर, थैंक यू।